हेलो एवरीवन। आज से मैं शुरू कर रही हूँ CUET एग्जाम की प्रैक्टिस। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो उसमें मैं आपको करवाऊंगी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 से। फर्स्ट है आपका, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या पढ़ना है? डायपोल मोमेंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं हम, सॉल्युबिलिटी, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद आपको पढ़ना है स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिर आपको पढ़ना है वुड्स रिएक्शन, और उसके बाद आपको पढ़नी है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको पढ़नी है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है कि आपका अटैक कहां से हो रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और ये कौन सी स्टेप में रिएक्शन होती है? आपके 2 स्टेप रिएक्शन होती है ये वाली, और इसमें आपका क्या होता है? रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्टीरियो सेलेक्टिविटी, दैट मींस आपको एनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपको पता है कि पीछे से अटैक होता है, दैट इज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे, और आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको मेनली ज़ेडसेफ रूल, हॉफमैन रिएक्शन, तो आपको पता होगा कि ज़ेडसेफ रूल में क्या होता है कि हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को लेते हैं और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को लेते हैं। उसके बाद है आपके डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आपको क्या करना है कि ऑर्थो, पैरा, मेटा, डायरेक्टिंग, उनके ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में बेसिकली ध्यान देके जाना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जितनी सिमेट्रिकल हमारा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें ऑर्थो और पैरा की, तो आपको पता होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो देखिए आप कि ऑर्थो में क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा। तो लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड्स होंगे आपके, वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा। जबकि इसकी बात करें तो ये क्या है, आपका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आपका क्रिस्टल लैटिस में जो होगा इजीली आ जाएगा, क्रिस्टल लैटिस में आपका इजीली फिट हो जाएगा। अगर क्रिस्टल लैटिस में फिट हो गया इजीली तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका क्या होगा, आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा होता है करेक्ट? ये वाला ऑप्शन होता है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। तो जो आपका सिंथेसिस है एल्काइल फ्लोराइड का वो कौन सा अच्छा दिखाता है? तो आपको पता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपकी रिएक्शन क्या होती है? फिंकलस्टीन रिएक्शन RBr प्लस NaI, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका फॉर्मेशन क्या होता है? Ri प्लस NaBr। तो यहाँ पे आपका एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। अब हम जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलती है आपकी कि कोई भी हमारे क्लोरो या ब्रोमो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ कराएं, अगर ASF ले लो या फिर आप Hg2F2 ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ले ले, तो आपका फॉर्मेशन क्या होता है? RF क्या होता है? एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्योंकि अगर हम सैंड्समेयर रिएक्शन की बात करें तो सैंड्समेयर रिएक्शन में क्या होता है? डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं CuX के साथ, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन जब हम CuX के साथ कराते हैं तो आपका X फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या होती है आपकी? सैंड्समेयर रिएक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द रिएक्शन विद Na diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives 1 chloro derivative। तो ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सिर्फ एक क्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो। तो आपको जैसे ही डाइथाइल ईथर दिखा होगा तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है कि 2RX plus 2Na in the presence of diethyl ether will give to RR plus NX। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेशन। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हमारा कंपाउंड है जो हमें सिर्फ एक क्लोरीनेटिंग प्रोडक्ट देगा। तो अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दूं तो ये क्या फॉर्म करके देगा आपको? एक ही क्लोरीनेटिंग ग्रुप लगेगा। तो आपको ऑप्शंस की तरफ जाना ही नहीं है क्योंकि आपको फर्स्ट ऑप्शन ही जो दिख गया वो करेक्ट दिख गया। तो आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि आपको पता है कि मोनोक्लोरिनेटिंग है, एक ही है, टर्शियरी पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इजिली वो आपका मोनोक्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट दे देगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चंस आएंगे आपके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, आपको बस आपके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो आपको पता होगा कि डायपोल मोमेंट जो है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस पे। तो अब हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो आपको पता होगा नीचे जाते हैं तो चार्ज जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ही तो हमारा डिपेंड करता है चार्ज। तो नीचे जाते हैं तो हमारा चार्ज जो होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन।
उसके बाद हम बात करें डिस्टेंस की, तो आपको पता होगा नीचे जाते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता है। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो नीचे जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो हो रहा है बढ़ रहा है। बट हमें क्या देखना है कि कौन सा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा। तो आप ये देखिए कि नीचे जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और चार्ज जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि CCl बॉन्ड जो होता है उसके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, CH3Cl का, ठीक है। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये NCERT में आपको दिया ही हुआ है। तो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, Which of the following alkene cannot be made in good yield by Woods reaction? तो कौन सा ऐसा एल्केन है जो आपको वुड्स रिएक्शन में यील्ड नहीं देगा। तो आपको पता है कि वुड्स रिएक्शंस जो होती है, वुड्स रिएक्शन बेसिकली किसके लिए होती है, आपके सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए। ठीक, वुड्स रिएक्शन किसके लिए होती है, सिमेट्रिकल कंपाउंड। समझ में आ रहा है ना आपको कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के लिए होती है। तो अगर हम बात करें तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल यही होगा आपका 2,3 डाइमिथाइल। ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो वुड्स रिएक्शन तो देगा ही। उसके बाद N-हेप्टेन की बात करें तो N-हेप्टेन में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे, ऑड। तो जैसे ही आपको दिखे कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो वो क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल होने की वजह से वो क्या होगा, आपका वुड्स रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको जाना ही नहीं है आगे ऑप्शंस में और जल्दी से मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो हम भी जल्दी से मार्क करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। टाइम मिलता है हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव्स B। ए कंपाउंड है जिसको हमने ट्रीट किया है Na के साथ, वो देता है आपको कंपाउंड B। एंड with PCl5 gives C। अब A को हमने रिएक्ट किया Na के साथ तो देता है B, A को रिएक्ट किया Na के साथ तो देता है B। A को रिएक्ट करेंगे PCl5 के साथ तो देगा C, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेंगे, जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्क्स आपके लूज होने के चांसेस ज्यादा है। सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। क्या कि A को रिएक्ट किया B के साथ, मतलब A जो है वो Na के साथ हमें B दे रहा है और PCl5 के साथ हमें C दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि B and C react together to give diethyl ether, ठीक है। आपको कंफर्म कैसे हो जाएगा कि B और B को रिएक्ट करेंगे C के साथ तो वो आपको क्या देता है, डाइइथाइल ईथर। समझ में आ रहा है आपको। फिर क्या बोलता है, टुगेदर टू गिव डाइइथाइल ईथर। तो A और B C बता दीजिए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए A क्या होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, अभी और कुछ नहीं देखना, क्या देखना है आपको, ऑप्शंस। तो क्या बोलता है फर्स्ट ऑप्शन में C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो पहला तो आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि C2H5OH, C वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि C2H5Cl के साथ रिएक्ट ही नहीं करवाएंगे। हमें पता है कि इसके साथ जब भी हम रिएक्ट कराएंगे C2H5OH और Na के साथ तो C2
C2H5O माइनस और Na+ दे देगा, ये तो हमें पता ही है। तो हमने सी ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट कर दिया। अब चलते हैं ए बी ऑप्शन देख लिए, ए बी डी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा सी होगा वो क्या होना चाहिए PCl5 के साथ। अगर आपको पता होगा ए आपका चूज हो चुका है तो आपको पता होगा कि PCl5 के साथ जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, एल्काइल हैलाइड। ठीक, आपने देखा कि PCl5 की रिएक्शन कराई तो C2H5Cl मिला। C2H5Cl मिलने के बाद आपने देखा ये क्या हो जाएगा आपका C और ये क्या हो जाएगा आपका B और ये क्या हो जाएगा आपका A। अब उसने कंफर्मेशन के लिए हमें क्या बोला है कि जब हम B और C को रिएक्ट कराएंगे तो वो डाइथाइल ईथर देगा। तो क्या है ये आपका B और C को रिएक्ट कराइए, दैट इज C2H5O माइनस Na प्लस क्या करवाए C2H5Cl, तो आपका क्या दे देगा डाइथाइल ईथर। अब आपको ये पता होगा कि ये रिएक्शन जो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है जो आपको डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करके दे देगी। तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, क्या होगा आपका NaCl जो होगा वो निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको पता चल गया कि डाइथाइल इथाइल का फॉर्मेशन हो चुका है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सही बने हैं। तो किस ऑप्शन में आ रहे हैं ये देखिए, C2H5OH C2H5ONa एंड C कंपाउंड इज C2H5Cl। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है D। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन पे, क्या बोलता है विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको जैसे ही SN1 रिएक्शन देता है एकदम से क्लिक क्या कर जाना चाहिए कि हमें देखनी है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या देखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आ रहा है आपको सब कुछ समझ में सही ढंग से, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता ही होगी क्या होती है। सबसे पहले हम रेजोनेंस को देते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आपका, उसके बाद हम देते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को, ठीक है। तो अब आपको ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट क्या कहता है कि, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है कि C6H5 और यहाँ पे लगा है आपके पास Br। तो इस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, रेजोनेंस, ठीक है, दोनों तरफ से आपको मिल रहा है रेजोनेंस। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है आपका, C6H5, इसकी रिएक्शन कराई CH और यहाँ पे क्या दे रखा है Br और इधर लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजोनेंस चल रहा है आपका और एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ये आपका हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया बी, और अब सी देखते हैं। तो सी क्या कहता है आपका कि C6H5 CH3 और C6H5 और Br। तो इस ऑप्शन में क्या है, रेजोनेंस मिल रहा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, 2 रेजोनेंस और एक इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में तो सिर्फ एक रेजोनेंस ही मिल रहा है, ठीक है।
तो अब क्या होता है ऑप्शन, अब आपको देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता ही है क्या है, तो आपको सीधा क्या, जहां पे हमें 2 रेजोनेंस और 1 इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है तो वो कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होगा ही होगा। Br निकलने के बाद ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी पे, देखते ही आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3CH OH COOH which are optically active are called, क्या होंगे, एट्रोप आइसोमर, इनैंशियोमर्स, मीजोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। तो आपको पता होगा कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, जो हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं बट मिरर इमेजेस होते हैं, और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉट मिरर इमेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स। मीजोमर्स की बात करें तो मीजोमर्स क्या होते हैं आपके, जहाँ पे 2 कायरल सेंटर होते हैं और दोनों ही जो होते हैं नेट रोटेशन को 0 कर देते हैं, वो आपके क्या होते हैं मीजोमर्स। और एट्रोप आइसोमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो होता है डिफिकल्ट होता है, वो होते हैं आपके एट्रोप आइसोमर्स। तो अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर्स को। देखिए स्ट्रक्चर क्या दे रखा है आपको, CH3 दे रखा है एक तरफ OH और एक तरफ H ले लेते हैं, और एक तरफ COH दे रखा है, ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाए, ये क्या आपकी मिरर, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, अगर इस बॉन्ड को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये क्या है आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या ये आपको मिरर इमेजेस दिख रहे हैं, तो देखिए कि इस बॉन्ड को उठा के इधर रखा तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल थे, बट सामने देखिए तो ये मिरर इमेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि H यहाँ पे, OH यहाँ पे और OH के सामने OH है, तो ये क्या है आपके मिरर इमेजेस। तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स, और इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखें, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता है आपका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, which of the following pair of the compounds are enantiomers। तो आपको तो अब देखते ही पता लग जाएगा कि कौन से enantiomers है, क्यों, क्योंकि आपको तो पता ही है कि enantiomers क्या होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं बट मिरर इमेजेस होते हैं। तो अब सारे कंपाउंड्स में देखिए तो सारे ही नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखिए आप उठा के रखिए सारे कंपाउंड्स को, दिख रहे हैं आपको सारे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, अब मिरर इमेजेस की बात करें तो मिरर लगा दीजिए सबके सामने, मिरर लगा दिया तो देखिए इसके सामने ये OH है और इसके सामने ये H है, तो ये मिरर इमेजेस दिख रहे हैं। इसकी बात करूं तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, बट इधर तो दोनों ही OH सेम साइड पे, तो ये मिरर इमेजेस नहीं है। इस ऑप्शन की बात करें तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, बट दोनों हाइड्रोजन से, तो ये भी मिरर इमेजेस नहीं होंगे आपके। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक तरफ OH है, एक तरफ OH है, इधर दोनों तरफ OH है, तो ये भी आपके मिरर इमेजेस नहीं है। तो आपको क्या कर देना है, टिक कर देना ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके मिरर इमेजेस है बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये क्या है आपके इनैंशियोमर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल, नॉट कायरल। पहले ये चीज ध्यान रखें कि उसने नॉट लिखा है, नॉट कायरल, कौन सा कायरल नहीं होगा। तो आपको पता होंगे कि कायरल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कायरल वो होते हैं जहाँ पे एक कार्बन एटम पे कोई भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। इस सेंटर को बोल देते हैं कायरल सेंटर और इस मॉलिक्यूल को बोल देते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे अगर हम, तो ऑप्शन ए में आप देखिए क्या है, CH3CH
CH2Cl, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, पहले आप बना लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आपको एकदम से माइंड में क्लिक हो जाए कि कौन सा कायरल है और कौन सा नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड जो है आपका कायरल नहीं होगा, तो आप ये तो दिख ही रहा होगा आपको कि इस कार्बन सेंटर पे 4 आपके डिफरेंट ग्रुप लगे, तो ये तो कायरल है ही है। नेक्स्ट देखिए, तो इस पे भी आपके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये भी कायरल है आपका। इस पे देखें तो अगर इस पे 2 हाइड्रोजन एटम है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये तो कायरल है ही नहीं। फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। तो डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक कायरल सेंटर है। तो आपसे पूछा था कि कौन सा कायरल नहीं होगा, तो आपको एकदम से कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन सी है जो आपका कायरल नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर अ SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन है तो आपके माइंड में क्या क्लिक होता है कि SN2 लिविंग ग्रुप को देखता है, कहता है कि जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा पीछे से जो होगा दूसरा हमारा क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप अटैक कर जाएगा। तो लिविंग ग्रुप की बात करें अगर हम, तो हमें पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो मॉलिक्यूल जो होगा या एटम जो होगा हमारा जल्दी से निकल जाएगा। तो इसमें हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो ये पता ही है डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज आयोडीन का बढ़ता है और इजिली जो है वो निकल जाता है। तो क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये भी सेम SN2 रिएक्शन पे है। देखिए एक साथ क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आपका माइंड उसी तरफ चले कि हाँ SN2 रिएक्शन है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन पे क्या बोलता है, इन अ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr प्लस Cl माइनस DMF डाला इसमें तो हमारा RCl बन गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, हाईएस्ट रिलेटिव रेट। तो क्या होता है कि कौन सा ग्रुप जल्दी से निकलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन में कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है आपका वो छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अटैकिंग ग्रुप पीछे से अटैक कर रहा है अगर उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है तो बेटा जी वो इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा ही मॉलिक्यूल चूज करना है जो छोटा भी हो और हाइड्रोफोबिक पार्ट जिसमें कम हो, तो इजिली जो होगा हमारा पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप आगे से निकल जाएगा। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, और हाँ एक बात ये तो सबको ही पता होती है कि SN2 का ट्रेंड क्या है आपका, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये है आपका SN2 का। और SN1 की बात करती हूँ अगर मैं, तो SN1 में आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में देखेंगे आप तो सारे ही आपको क्या दिख रहे होंगे, कंपाउंड 1 डिग्री दिख रहे होंगे। बट अभी मैंने क्या बोला, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अगर मैं इधर से बोलती हूँ ऑप्शन ए में कि पीछे से न्यूक्लियोफाइल आइए आप और अटैक करिए और लिविंग ग्रुप को निकाल दीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल कहेगा अरे भाई यहाँ पे तो मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है, मैं तो इजिली नहीं आ पाऊंगा, मुझे तो कोई ऐसा हाइड्रोफोबिक पार्ट दीजिए जिसमें मैं इजिली से अटैक कर जाऊं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब चलते हैं
हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी और सी में देखेंगे आप तो देखिए आपको दिख रहा होगा अरे ये तो सेम सेम से ही है, कोई सा भी हो सकता है इसमें। नहीं बेटा ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, इसमें चेन जो है वो सिर्फ 2 ही कार्बन है और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको 3 कार्बन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्रांचिंग दिख रही है, तो वही वाली बात है, आपको पता ही है हाइड्रोफोबिक पार्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो अटैक जो होगा न्यूक्लियोफाइल का वो इजी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका बी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the decreasing order of reactivity of the following compounds towards nucleophilic substitution SN2। SN2 की बात करती है। अब इसमें स्ट्रक्चर्स नहीं बना के दिए, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स देखिए तो फर्स्ट है आपका बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं तो ये हो जाता है आपका 2,3-डाइनाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड 2,3-डाइनाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड, ये है आपका ऑप्शन बी। फिर चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो सी क्या है आपका 3,4-डाइनाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद है डी ऑप्शन 3,5 डाइनाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है कि किसकी क्या ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे तो आपको पता है कि Cl का लिविंग ग्रुप इजिली निकल जाएगा। अब सब में ही 2-2 लगे हुए हैं, तो मैम आप बताइए कैसे करेंगे हम। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ऑर्थो पे लगा है तो आपको पता होगा कि -R इफेक्ट लग रहा है और -I इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट सब में ही यही हो रहा है कि -R और -I लग रहा है, -R और -I इफेक्ट लग रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि -I इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है -I इफेक्ट कम होता चला जाता है, और डोमिनेटिंग क्या करता है, -I इफेक्ट डोमिनेट करता है R पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे -I इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद पैरा वाला है, पैरा वाला होगा, फिर उसके बाद मेटा पे है दोनों वो होंगे, और लास्ट में तो यही होगा क्योंकि इसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगे ही नहीं हुए। तो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, chlorobenzene reacts with Mg diethyl to give a compound A which further reacts with ethanol to yield। तो आपको क्या करना है, सिंपल रिएक्शन है। तो Mg डाइथाइल ईथर दिख गया तो आपको पता है ये कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में क्या होता है आपका कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई Mg इन ड्राई ईथर में, तो ये आपका बना देगा MgCl। उसके बाद हमने क्या किया, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया। तो अब इथेनॉल जो होगा वो आपको क्या दे देगा, इथेनॉल ये आपको दे देगा एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन से मतलब होता है H+ दे देगा और आपका बना देगा बेंजीन, यहाँ पे H लग जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है बी। ये रिएक्शन होती है आपके ग्रिग्नॉट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएजेंट जो यूज किया है वो हमने ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज किया है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, when CH3CH2Br reacts with sodium acetylide
द मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको देखना है CH3, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन कर रहा है सोडियम एसिटाइलाइट से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na और Br निकल जाएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या नेम है, कैसे बनाना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्यादा डरने की जरूरत है ही नहीं। ऑर्गेनिक वैसे भी सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Na और Br निकालना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3। तो ये आपका क्या बन गया, 1 ब्यूटाइन। देखिए 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन। ऑप्शन क्या हो गया, P। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, HBr एक्सेस में दे रखा है, ठीक है। ये ना देखना भूले, क्या दे रखा है, एक्सेस में, और प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या होगा। तो आपको फर्स्ट तो आपको HBr दे रखा है, तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इजली। यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, HBr दे रखा है। आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो अटैक कर जाएगा, ये प्लस होगा, ये यहाँ से निकलेगा, और Br माइनस जो होगा आपका इजली आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा। या हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH2 C डबल बॉन्ड है ये आपके CH, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Br आ जाएगा यहाँ पे। अब वो बोल रहा है HBr फिर एक्सेस में दे रखा है, तो आपको पता होगा कि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ HBr दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, H यहाँ लग जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CHBr CH2, और ये बन जाएगा Br यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा एक बार में, क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ईन इज। अब एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं अगर हम 2 ब्रोमोपेंटेन का, तो आपको बनाएगा पेंट-2-ईन। 2 ब्रोमोपेंटेन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। 2 ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन जब हम करवाएंगे, उसने बोला है क्या बनाना चाहिए, पेंट-2-ईन। तो आपको क्या पता है, यहाँ पे ऑप्शंस देख के आपको पता ही लग रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 बातें आपको याद रखनी है, एक सेटजेफ रूल और एक हॉफमैन रिएक्शन। तो सेटजेफ रूल में आपको हमेशा क्या करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से हाइड्रोजन लेना है, और यहाँ से इसको यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन करके ये Br को निकाल देना है। और हॉफमैन रिएक्शन में इसका रिवर्स हो जाता है, क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, मतलब कि इधर से ये लेंगे और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन तो हो ही रहा है क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपका बीटा कार्बन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन। तो ये तो ठीक है। उसके बाद फॉलो सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल में फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पेंट क्या बनाना था, पेंट-2-ईन। पेंट-2-ईन कैसे बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 1 2 3 4 5। तो ये 2 पे ईन है, तो 2 पे ईन कब बनेगा, जब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से हमारी एल्कीन का एलिमिनेशन होगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये फॉलो कर रहा है सेटजेफ रूल को। नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HBr ग्रुप, हेलोजन ग्रुप मतलब, ठीक है। तो HBr ग्रुप का रिमूवल हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से Br निकल रहा
रहा है, HBr ग्रुप निकल रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिख रही है कहीं पे आपको? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, जिसमें आपका A, B, C आपके ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ chlorobenzene to give phenol requires drastic condition, but chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene 2,4-dinitro मतलब क्लोरोबेंजीन NO2, ये 2 हो गया, ये 4 पोजीशन हो गई। ठीक है, 2,4-dinitrochlorobenzene is really replaced. This is because, क्या रीजन होगा इसका? तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन की बात करें, अब ये वाला क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं कि NO2 ग्रुप लगे हैं तो क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रोड डेंसिटी, जिसकी वजह से Cl ग्रुप जो होगा वो इजीली निकल जाएगा, जबकि क्लोरोबेंजीन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से वो इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? NO2 मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बना रही, क्या बना रही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन 2B में देखेंगे NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा, वो कहां से विड्रॉ कर रहा है? ऑर्थो और पैरा से। ठीक है ना, कहां पे लगा हुआ है? ऑर्थो और पैरा पे लगा, तो वहीं से ही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एट मेटा पोजीशन, डोनेट तो कर ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? NO2 विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशन, कहां से विड्रॉ कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What products are formed when the following compounds is treated with PR2 in the presence of FeBr3? तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, और हेलोजिनेशन रिएक्शन में ब्रोमीन का एडिशन होगा। अब ब्रोमीन कहाँ लगेगा? तो आप देखिए कि ये CH3 ग्रुप है, CH3। अब आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? 2 चीज होती है, एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ क्या होता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मतलब CH3, OCH3। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि कोई भी NO2 हो गया, COH हो गया, SO3H हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, तो वो आपके होंगे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो आपको ये दिखा CH3, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो अगर कोई भी मेटा प्रोडक्ट दिख रहा है तो पहले उसको आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो ये भी ऑर्थो पे है, ये भी पैरा पे, ये वाला भी हो सकता है ऑप्शन। ये कहाँ पे? ऑर्थो पे है, और ये भी ऑर्थो पे है, ये भी हम सोच सकते हैं। ये क्या है? ऑर्थो पे है और ये पैरा पे, ये भी ठीक हो सकता है। सारे ही ऑर्थो, और ये किस पे है? देखिए ये मेटा पे है, तो ये तो है ही नहीं। अब चलते हैं और ऑप्शंस की तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूंगी तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, वहां पे वो लगना ही नहीं चाहेगा। वो लगेगा कहाँ पे? उसके अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे तो वो लगेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन की इनकरेक्ट हो गया क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब इस ऑप्शन सेम विद दिस ऑप्शन, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये भी नहीं होगा। अब इधर की बात करें तो ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये पैरा पे हुआ है, और यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होता है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है।
ठीक है, समझ में आपको आगे आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर देख लेना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन एल्कोहल। कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकता एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एन एल्कोहल। तो आपको पता है ये तो ल्यूकास है, ल्यूकास में क्या होता है, हमारा एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। SOCl2, ये भी पता है कि एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है एल्कोहल से। ठीक है, उसके बाद हम PCl5 की बात करें तो सेम इसमें भी यही होता है, पर NaCl क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये जो होगा वो नहीं फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो आपका करेक्ट, क्योंकि कैन नॉट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन होता है बी। सो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।